हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज कराऊंगी। ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 होगा। तो मैं अपने चैनल जियो एजुकेशन गुरु पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सभी के टेस्ट सीरीज चला रही हूँ। आप जानते हैं बिहार स्टेट के एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। 9 सितंबर से एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। तो आप अपने प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करें और मेरे चैनल के साथ बने रहे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो मुझे पता है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम का डेट आ गया है। तो व्यस्त आपको रहना भी चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज़ करवाऊंगी। तो चलिए ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज़ करते हैं। इसके पहले मैंने हिस्ट्री का करवाया है, तो आप प्लेलिस्ट पे एक बार जाके ज़रूर देख ले। तो और मैं उसको डिटेल में आप लोगों को बताते चलूँगी, क्योंकि डिटेल में जानना हर क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ उसके जगह जब मैं उसका डिटेल बता रही हूँ उसमें से कुछ पूछ दे, तो आप डिटेल में ही सुनो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, रेल डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? जमशेदपुर, चित्तरंजन, पेराम्बूर या वाराणसी? तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा? पेराम्बूर हो जाएगा। रेल डिब्बों का निर्माण पेराम्बूर में होता है। भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन जो है मुंबई और कुर्ला के बीच कब हुआ था? 3 फरवरी 1925 को शुरू किया गया था। रेलवे का परिचालन जो है व्यय वो 92% है। परिचालन व्यय कितना है? 92%। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी 14 फरवरी 2008 को कलकत्ता के चितंबुर से ढाका के बीच प्रारंभ की गई। चितंबुर से ढाका के बीच प्रारंभ की गई थी। और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच परिचालन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए, तो NEERI यानी पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण दृष्टि से भारत में वायु प्रदूषण में दिल्ली का स्थान आप जानते हैं अत्यंत क्या है? प्रदूषित स्तर में है। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ग्रीन पार्टी जो है वो जर्मनी है, जो पर्यावरण के प्रति समर्पित है। और कार्बन क्रेडिट पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53, मैनग्रोव वनों पर वैश्वीकरण का तापन का क्या प्रभाव होगा? तो मैनग्रोव वनों पे क्या प्रभाव होगा? वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। कार्बन सिंक के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। या डी में है ए और सी दोनों? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा डी और सी दोनों हो जाएगा। मैंग्रोव वन पर क्या होता है? वैश्वीकरण तापन का प्रभाव होता है। वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे और कार्बन सिंक के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। विश्व में मैंग्रोव का सबसे विशाल फैलाव पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है फ्रेंड। मैंग्रोव को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन का फैलाव पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक है। पर्यावरण की दृष्टि से मैंग्रोव वन अत्यंत महत्वपूर्ण है फ्रेंड। समुद्री तटीय कटाव को रोकती है और अनेक जीव जंतु वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को होता है फ्रेंड। क्या है? पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर 4 जुलाई को होती है। भविष्य में सूर्य की ऊर्जा देते रहने का समय जो है 10⁻11 वर्ष है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है और इसका मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। नवीनतम 7 मंदाकिनी यानी गैलेक्सी, जिसको डुआर्ट मंदाकिनी कहते हैं, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है, जो सबसे नज़दीक में है। और ब्रह्मांड का व्यास कितना है फ्रेंड? तो 10⁸ प्रकाश वर्ष है, क्योंकि हम लोग ब्रह्मांड का जो प्रकाश वर्ष, उसका व्यास जो है वो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55,
संघनन का एक रूप जो दृढ़ता कम कर देता है और श्वास की समस्या पैदा कर देता है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन फ्रेंड? ओस, तुषार, धूम कुहासा या कुहासा? तो धूम कुहासा हो जाएगा। संघनन का एक रूप, अभी 55 क्वेश्चन का फ्रेंड क्या हो जाएगा? तो ओस, तुषार, धूम कुहासा और कुहासा। तो इसका फ्रेंड सी हो जाएगा, धूम कुहासा हो जाएगा। तो देखिए, संघनन का एक रूप जो दृढ़ता कम कर देता है और श्वास की समस्या पैदा कर देता है, यानी आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, उसे हम धूम कुहासा कहते हैं। जब अगर मान लिए कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुहासा है कि दिखाई नहीं दे रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो धूम कुहासा उसको कहते हैं। जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। संघनन दो कारक पर निर्भर करता है, एक है तापमान में कमी, दूसरा है वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। ओसांग क्या है फ्रेंड? ओसांग जो है, इसके बारे में भी जान लीजिए। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है ना, उसी को हम ओसांग कहते हैं। आई थिंक आप लोग 10th में पढ़े होंगे ये। ओसांग पे वायु क्या होता है? संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ओस पड़ने के लिए ओशांक का हिमांक 0 डिग्री सेंटी से ऊपर होना चाहिए। जमी हुई ओश को ही सुपाला, जिसको तुषार यानी इंग्लिश में फ्रॉस्ट कहते हैं। वायुमंडल की निचली परत में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज और संघनित जल पिंड को कोहरा कहते हैं। तो ये सारे टर्म थे जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है, क्या मिलेगा फ्रेंड्स? तो कृषि घनत्व मिलता है। यानी देखिए, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर कुल घनत्व, मतलब कृषि घनत्व कहते हैं उसको। अब है जनसंख्या घनत्व, किसको कहते हैं? कुल क्षेत्रफल की जनसंख्या से, जितनी भी जनसंख्या है से कुल क्षेत्रफल की जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मिश्रित जनसंख्या देखिए, कृषि के साथ साथ पशुपालन 20% भूमि पर चारागाह कुल कृषि भूमि का अगर रहता है तो उसको कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी, निजी एवं संयुक्त भागीदारी को कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेट्रोलॉजी देखिए, पहला है भूमि, खनिज, चट्टान, मृदा। तो किसका अध्ययन है? मृदा का अध्ययन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 8। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो बिहार बोर्ड का बुक है, मैंने इसमें करवाया है चैप्टर 1 और 2 में, उसमें मैंने इसको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बिहार बोर्ड का जो बुक का भी बनाया है, तो उसमें भी यही है फ्रेंड। 8 भागों में है: जलोढ़, मरुस्थलीय, काली, क्षारीय, लाल, पीटमय, लेटराइट और वनीय मिट्टी। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता को हम बढ़ा सकते हैं। अब है अमृत क्रांति, एक टर्म है अमृत क्रांति। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, यानी सभी नदी को जोड़ने को ही हम अमृत क्रांति कहते हैं। और देखिए, आप सुनहरी क्रांति, ये टर्म भी सुने होंगे, ये फल उत्पादन से संबंधित है, तो ये टर्म जानना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों रहता है? तो देखिए ऑप्शन, क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि ये वृष्टि छाया में क्या है? स्थित है, इसलिए। और भारत में अधिकांश वर्षा क्या होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है। भारत के प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून को 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला है अरब सागर की शाखा, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। उत्तरी सह्याद्री के
त्रिम्बक पठार से निकलने वाली नदी क्या है? तो उत्तरी सह्याद्री से त्रिम्बक पठार से कौन सी नदी निकलती है फ्रेंड? गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है। गंडक नदी क्या है? गंगा नदी में मिलती है। गंडक नदी जो है वो गंगा मिलती है, और गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या मैदानी भाग में नारायणी कहते हैं। गंडक के सहायक नदियां जो है वो काली गंडक और त्रिशली गंगा में है। शालिग्राम गंडक में मिलने वाली गोल पत्थर को कहते हैं शालिग्राम। कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित जो है, कावेरी क्या है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और कावेरी नदी जो है वो 800 किलोमीटर की यात्रा कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? तो देखिए विशाखापट्टनम में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम में है। और गार्डन रीच वर्कशॉप ली कोलकाता में है। गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में है। भारत का डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद में है, आप लिख सकते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में है। भारत अर्थ मूव लिमिटेड बेंगलोर में है। और मझगांव डाक लिमिटेड भी कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, 61 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योग समुच्चयों में कौन से एक उद्योग भारत में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योगों में थे? तो कौन से फ्रेंड थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जूट, रेशम और कपास। जूट, रेशम और कपास उद्योग का समुच्चय भारत में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योगों में है। रीसरा में 1859 ईस्वी में जूट की कारखाना खोला गया भारत में। जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? भारत का है फ्रेंड, हमारे भारत का। भारत में सबसे अधिक जूट पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है, यानी वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक जूट होता है। भारत में सबसे अधिक जूट पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। रेशम का जन्मभूमि चीन है, और विश्व में सबसे अधिक रेशम चीन में उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्यों दिखते हैं काले? तो वो काले इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो काले दिखते हैं। बादल मुख्यतः हवा के क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडा होता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा क्या होती है वो? ठंडा होने के कारण तापमान के उछाल के नीचे गिरने से बनते हैं। बादल अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में क्या होने लगता है? वो तैरने लगता है। पच्छाप बादल जो हिम के कणों से बने ऊंचे सफेद और पतले बादल होते हैं। समतल और शीर्ष गुमदानुमा बादल कपासी बादल कहलाते हैं। और परतदार चादर जैसे जो बादल होती हैं वो स्तरी बादल कहलाती हैं, जो परतदार होगी। ये अधिकांशतः पूर्ण आकाश को ढके रहेगा, और इसकी ऊंचाई फ्रेंड 2 या 3 किलोमीटर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, भारत में अधिकांशतः प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश के तट से, गुजरात के तट से, बॉम्बे से या तमिलनाडु के तट से। तो फ्रेंड सी हो जाएगा, बॉम्बे हाई से किया जाता है प्राकृतिक गैस का उत्पादन। बॉम्बे हाई जो है वो अरब सागर में मुंबई से दूर सागर में है, जहां से तेल निकाला जाता है। और बॉम्बे हाई से जो तेल जापान के सहयोग से निकालते हैं। किसने इसमें हेल्प किया है? हमारा जापान ने किया है फ्रेंड, बॉम्बे हाई से तेल निकालने में। भारत में तेल सर्वप्रथम डिगबोई से कब से निकाला जाता है? 1901 ईस्वी में। और खनिज तेल की भारत में काफ़ी क्या है फ्रेंड? कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, भारत को निम्नलिखित राज्यों में किसमें सागवान यानी टीक का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश जो है, अगर आप कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए, क्योंकि बहुत अच्छा जगह है, मैं खुद गई हूँ। तो मध्य प्रदेश में क्या है? सागवान यानी टीक पाया जाता है। सागवान वृक्ष इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, और रेडवुड वृक्ष जो होता है वो आपका लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में ही है। भारत में सबसे अधिक वन आच्छादित प्रतिशत के रूप में क्षेत्रफल के आधार पर जो औसत बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन तो ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। ठीक है, लेकिन भारत में कुल पुरुष साक्षरता अनुपात कितना है? पुरुष साक्षरता अनुपात 82.14% है 2011 के अनुसार। 2001 में भारत में पुरुष साक्षरता अनुपात कितना था? 75.26% था और अभी 82.14% है। और 2011 में महिला साक्षरता कितना था? 65.46%। और 2001 में महिला साक्षरता कितना था? 53.67%। तो इसमें भी बढ़ा और ये भी बढ़ा फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसमें देखिए विद्युत उत्पादन बोल रहा है क्या? कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत या परमाणु विद्युत? तो इसका जल विद्युत हो जाएगा। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। भारत में क्या होता है, भारत में जल विद्युत की अपार संभावना है, आप जानते होंगे, क्योंकि यहाँ वर्षा के जल का समुचित दोहन करने से बिजली संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। भारत में केवल 8% वर्षा का जल उपयोग किया जाता है। भारत में 1970 के दशक और 1990 के प्रारंभिक दशक में पेट्रोलियम उत्पादन का संकट आया था। ठीक है, और 1990 के दशक में खाड़ी युद्ध के कारण तेल संकट आया था। खनिज तेल और गैस धारणीय विकास के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 67 में सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जो सलाल जल विद्युत परियोजना है ये जम्मू कश्मीर राज्य में है फ्रेंड। कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है सलाल जल विद्युत परियोजना। अच्छा, तो बगलिहार जो है, बगलिहार परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। तुलबुल परियोजना भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित योजना है। 1960 में सिंधु नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। सिंधु नदी भारत का जो विवाद हुआ था। फरक्का परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच है। महाकाली परियोजना जो भारत और नेपाल के बीच है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर राज्य में है। हंसदेव बगो प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है। और कांगशावती प्रोजेक्ट जो है वो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रति चक्रवात किसे कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड, एक उच्च वायु दाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी के सुई के समकक्ष होती है उसे जो प्रति चक्रवात कहते हैं। अब देखिए प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब रहता है, आप इसको नोट करते जा सकते हैं। केंद्र में जो है क्या होगा, दाब क्या रहेगा, वो हाई रहेगा यानी उच्च रहेगा और उसके चारों ओर निम्न दाब रहेगा। ठीक है, इसके चारों ओर क्या रहेगा, निम्न दाब रहेगा इसके चारों ओर। इसमें पवन क्या होगा, चक्कर काटते हुए केंद्र के बाहर की ओर चलती हैं। ठीक है, यानी केंद्र के बाहर की ओर ये पवन चलेगी। उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा दक्षिणावर्त तथा घड़ी के सुई के दिशा में होती है और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होती है। इसका आकार वृत्ताकार या अंडाकार होता है, ऐसे अंडाकार होगा या वृत्ताकार होगा। इसमें मौसम जो है वो शांत और सूखा रहता है, वर्षा नहीं होती है, धूप तेज निकलती है, जाड़े में प्राय कोहरा पड़ता है। मौसम साफ एवं सुहाना रहता है, आसमान बादल रहित हो जाता है, वर्षा की संभावना समाप्त हो जाती है। तब आप समझिएगा क्या है, प्रति चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69। निम्नलिखित में किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? तो किसका मतलब होता है फ्रेंड, इसका होगा स्मोक। स्मोक का अर्थ होता है कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। वायुमंडल की जो निचली परत है में एकत्रित धूल कण के रज संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं, ये मैंने भी बताया आपको। तो ये
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 70 नंबर, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं जो है वो शीतोष्ण जलवायु की फसल है, परंतु इसे उष्ण और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में भी पैदा किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की कृषि की जाती है। संसार में सिंचाई का सबसे अधिक उपयोग गेहूं की कृषि के लिए ही हुआ है। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? किस रूप में? तो एंथ्रासाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो किस प्रकार की खेती में होती है? तो जलोढ़ मिट्टी, जिसको एल्यूवियल सॉइल इंग्लिश में बोलते हैं। एल्यूवियल सॉइल में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स, बांगर और खादर। पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ होती है उसको खादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किसकी सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश की। नवीनतम जनगणना के अनुसार अभी पता है कितना आपको? 17 जनसंख्या है। यानी आपको जनसंख्या घनत्व जो होता है प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी पर क्या, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 आदमी रहता है। सोचिए कितना कम आदमी रहता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार बिहार में है। यानी बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1100 यानी 1106 आदमी रहता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 आदमी रहता है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है, जो संपूर्ण देश में सबसे अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व दिल्ली का बताया मैंने आपने। आधुनिक जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुआ था। एक मिनट फ्रेंड, 1872 में हुआ था। नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ था और 1920 ईस्वी को वर्ष को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, 1921 को। जब 1921 की आबादी 1911 ईस्वी की तुलना में 13 लाख कम हो गई। इसके बाद हमेशा बढ़ती ही रही। वही एक ऐसा साल था जब भारत की जनसंख्या क्या हुई थी? घटी थी। नेक्स्ट 74, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट है 75, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन स्थानों को जोड़ता है? तो दिल्ली और अमृतसर, अंबाला और जालंधर को जोड़ता है। तो और दिल्ली और कोलकाता भाया मथुरा और वाराणसी NH2 जोड़ता है। फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। आपको पता है कि कोई भी जो हम लोग का एग्ज़ाम होता है उसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन डिटेल में आप लोगों ने कहा बताने के लिए, तो इसलिए मैं 25 क्वेश्चन एक सीरीज़ में कराऊंगी। काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप के लिए भी देखने में प्रॉब्लम होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन इसका करवाऊंगी, तो आप इसको छोड़िएगा मत। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने लाइक